ओके, स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्विंग। और हम लोग यूपीएससी का प्रीलिम्स पेपर सॉल्व कर रहे थे और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 2020 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब चलते हैं 2019 के पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये कब का है? 2019। और ये सेट कौन सा है? ए, सेट ए है। कितने मार्क्स का होता है? तो 200 मार्क्स। कितने क्वेश्चंस रहते हैं? 100 क्वेश्चंस रहते हैं और टोटल हमें 2 घंटा मिलता है। मैं बार बार कहता हूं कि हमेशा 100 क्वेश्चन को टारगेट न किया जाए। मिनिमम अगर तुम 60 क्वेश्चन को भी टारगेट करते हो 100 में से, तो भी तुम्हें जो है यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाते हैं। मतलब कि 90 से 95% तक ये चांस रहता है कि तुम क्लियर कर लो 60 क्वेश्चंस भी अगर प्रॉपरली राइट हो जाते हैं तो। क्योंकि यूपीएससी का जो कट ऑफ रहता है वो मैक्सिमम कितना जाता है? 50% जाता है और हम 60% कर रहे हैं। तो ये श्योर है कि 60 क्वेश्चंस अगर सही हो जाते हैं, 60 क्वेश्चंस अगर सही हो जाते हैं तो हम प्रीलिम्स में आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विथ रेफरेंस टू द मुगल इंडिया व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द जागीरदार एंड जमींदार? जागीरदार और जमींदार के बीच में क्या फर्क था? तो मैंने कई बार बताया है कि जमींदारों को लोगों ने पीटा है, थूरा है, ठीक है, किसानों ने मारा है, रिवोल्ट हुए कई बार। तो जमींदार उन्हें कहते थे जिनके पास बहुत सारा जमीन हुआ करता था, और जो बहुत धनी होते थे उन्हें जागीरदार कहते थे। ठीक है, जागीरदार कहते थे जो बहुत धनी होते थे पैसे से। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि जागीरदार वर होल्डर ऑफ लैंड। तो जागीरदार लैंड के होल्डर नहीं हुआ करते थे, वो उनके पास पैसे का सारा हिसाब रहता था, पैसा वैसा बहुत ज्यादा हुआ करता था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, दूसरा कहता है कि लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार। जागीरदारों को लैंड से कोई लेना देना नहीं था, यहाँ पैसे से लेना देना था जागीरदारों को। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नाइदर 2, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विथ रेफरेंस टू द लैंड रिफॉर्म इन इंडिपेंडेंट इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो लैंड रिफॉर्म की बात करें तो लैंड रिफॉर्म का एक मेन मोटो क्या था कि जो भी लैंडलेस हैं लोग, उनमें एग्रीकल्चरल लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, यानी जमींदारों से जो लैंड है वो ले करके किसानों में बांट देना। तो इसमें कहता है पहला ये कहता है कि द सीलिंग लॉ वर एम्ड एट द फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग्स। तो इसका तो कुछ लेना देना नहीं था। दूसरा कहता है द मेजर एम ऑफ द लैंड रिफॉर्म वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल लैंड टू ऑल लैंडलेस। ये बात सही। ठीक है, ऑल लैंडलेस, इतना समझ में आया? ओके। तीसरा कहता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखो जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं उसे एक बार पढ़ लिया कीजिए। ठीक है, मतलब कि पढ़ लेना कौन कौन सी रिपोर्ट कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश करती है, तो उससे क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी। ठीक है, क्वेश्चन 4 करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट 1813। 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में कह रहा है इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट द ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ये ऑप्शन सही है। मतलब कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी वो पार्सली खत्म हुई थी, कंप्लीटली नहीं। और 1833 अगर कहता है तो 1833 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है वो कंप्लीटली खत्म हो गई थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। पहला सही है तो यहाँ से ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, बचता है ए, सी और डी। दूसरा कहता है इट asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian territory held by the company। ये बात सही है, दूसरा सही है। तीसरा कहता है अगर दूसरा सही हो गया तो ये ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। अब बचता है ए और डी। ए और डी में क्या कहता है? तीसरा कहता है द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा रेवेन्यू को कंट्रोल नहीं किया जाता था। ये तीसरा ऑप्शन गलत हो गया और हो गया ऑप्शन क्या? 1 और 2, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विथ रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इट कंट्रीब्यूट टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनियस आर्टिस्ट क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। सही बात है, घरेलू जो उद्योग थे, काम धंधे थे, उन्हें रिवाइव करने का काम किया गया था स्वदेशी में। और विदेशी का क्या किया गया था? बहिष्कार, बायकॉट किया गया था। तो ऑप्शन 1 सही है। उसके बाद कहता है द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस की स्थापना हुई थी, ये बात भी सही है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी
1 and 2। उसके बाद कहता है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, यहाँ मूवमेंट दिया हुआ है और यहाँ लीडर दिया हुआ है। पहला कहता है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, तो महात्मा गांधी उससे रिलेटेड है, वैसे ही है, उसके लीडर जो थे महात्मा गांधी थे। दूसरा कहता है ऑल किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा, स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद, कंफ्यूज मत करना, स्वामी सहजानंद और श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने कौन सा रिवोल्ट चालू किया था, मूवमेंट चालू किया था, तो नो टैक्स रिवोल्ट, ठीक है, नो टैक्स रिवोल्ट। और यहाँ पर सहजानंद ऑल इंडिया किसान सभा के लीडर थे, ठीक है। उसके बाद कहता है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामास्वामी नायकर, जिसे पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1, 2 and 3। क्वेश्चन 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हरप्पन साइट, ठीक है, हरप्पन साइट नहीं है। तो देख चन हुदड़ो तो है, कोट दीजी है, ठीक है, कोट दीजी है, और देसलपुर भी है। शाहगौर ये एक एडिक्ट है, अभिलेख, शाहगौर क्या है, अभिलेख है, अभिलेख यानी एडिक्ट, एडिक्ट। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, आंसर सी, कि शाहगौर जो है, शाहगौर ये कोई हड़प्पन साइट नहीं है, यहाँ पर एडिक्ट मिले हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को क्या मिले हैं, एडिक्ट। समझ में आया, पत्थरों पर जो इंफॉर्मेशन लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, अभिलेख या रॉक एडिक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शंस द रण्यो अशोका मेंशन्ड अलोंग विद स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। रण्यो अशोका किस पर लिखा हुआ मिला है, तो क्या सांची के स्तूप पर, या कंघाहाली के स्तूप पर, या शहबाजगढ़ी के स्तूप पर, या शाहगौर अभिलेख पर। तो भाई इसमें जो था ये न तो सांची पर था न शहबाजगढ़ी पर था, ठीक है, न तो सांची पर था न शहबाजगढ़ी पर था, ये था किस पे, कनघाना हाली। ऑप्शन ए सही है, इस पर लिखा हुआ था रण्यो अशोक, किंग अशोक। रण्यो अशोक मतलब किंग अशोक, रण्यो अशोक मतलब किंग अशोक, सम्राट अशोक, किंग अशोक, ठीक है। उसके बाद 9वां कहता है कंसीडर द फॉलोइंग, और इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द अबव फीचर्स आर महायान बुद्धिज्म। महायान बुद्धिज्म कहता है डेइफिकेशन ऑफ बुद्धा, बुद्धा की पूजा करना यानी उन्हें देवता बताना। कहता है ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वा के लिए जो भी नियम कानून बनाए गए हों उसको फॉलो करना, और इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, तो बुद्ध भगवान की मूर्ति वगैरह बना करके उनके लिए यज्ञ अनुष्ठान करना। तो तीनों ही बातें सही थी। महायान बुद्धिज्म में तीनों ही बातें कही जाती थी, ठीक है, महायान बुद्धिज्म में तीनों ही बातें कही जाती थी। मैंने पढ़ाया पूरा कि बुद्धिज्म में कई ब्रांचेस जाकर के अलग अलग हो जाती है, जैसे हीनयान, महायान, उनके दो जो शिष्य थे भद्रबाहु और स्थूलबाहु, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है, तो कई सारी ब्रांचेस होती हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विद रेफरेंस टू द फोर्स्ड लेबर, ठीक है, फोर्स्ड लेबर इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। किसी को अगर जबरदस्ती पकड़ कर लाया जाता है तो उससे जबरदस्ती काम करवाया जाता है, बिना उनसे कोई भी पैसा भी नहीं दिया जाता है। तो ये मान लिया जाता है कि क्या है, ये लोग हमारे जो देश है, राज्य के लिए रेवेन्यू का सोर्स बनते हैं। उसमें वही चीज कह रहा है, पहला ऑप्शन कहता है इट वाज कंसीडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। सही बात है, ठीक है, मतलब कि स्टेट के लिए क्या हो जाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम हो जाते हैं, और ये कहा जाता है कि इनसे जबरदस्ती काम करवाना यानी इनके द्वारा ही टैक्स, देश को क्या दिया जा रहा है, टैक्स दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 11 में। 11 क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्डिंग कल्याण मंडपा वॉज नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ। कौन से किंगडम में, क्या चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट और विजयनगर। तो विजयनगर के टाइम में ये जो कल्याण मंडप हमें कई मंदिरों में देखने को मिलते हैं, कल्याण मंडप देखने को मिलते हैं। 12 कहता है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन वॉज नोन एज द आमिल। तो ये बात सही थी, दिल्ली सल्तनत में जो पैसा कलेक्ट करता था उसे आमिल कहा जाता था। द इक्ता सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज एंशियंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन। ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, ठीक है, यानी ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था जहां पर पढ़ाई करवाया जा रहा हो,
ठीक है, ये क्या था, एक तरीके का पैसा, जो इनके मंत्री वगैरह होते थे उन्हें पैसे के बदले जमीन दी जाती थी, उसे कहा जाता था इक्ता सिस्टम, और उस लेने वाले को क्या कहा जाता था, इक्तेदार कहा जाता था। ठीक है, जमींदारी की तरह ही थी। ठीक है, जैसे जैसे जमींदारी प्रथा थी सेम की पैसे के बदले जमीन दिया करते थे, उसे जमींदारी थी, यही जमींदारी इक्ता सिस्टम में बदलती गई, आते आते नाम चेंज हुआ। तो इक्ता सिस्टम क्या थी, जमींदारी कोई इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था। तो दूसरा ऑप्शन गलत, दूसरा गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाता है, बचता है 1 और 3 में। तीसरा कहता है द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ खिलजी सल्तनत ऑफ दिल्ली। देख, मीर बख्शी का पद आया था मुगल टाइम पीरियड में। ठीक है, मुगल टाइम पीरियड में जोधा अकबर मूवी देखना, तो उसमें मीर बख्शी का पद दिखाया हुआ है। ठीक है, मीर बख्शी, तो इसमें तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो बचता है क्या, ओनली 1। आंसर क्या हो जाएगा 12 का, ओनली 1। 13वां कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, संत निम्बकाचार वॉज कंटेम्परेरी ऑफ अकबर, संत कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द शेख अहमद सरहिंदी। तो देखो, अब इन सब ऐसे क्वेश्चंस के लिए तुम्हें डेट का याद होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें पता है कि अच्छा ये लोग कौन से टाइम पीरियड में हुए हैं तो आंसर लगा सकते हो, लेकिन अगर नहीं पता है तो आंसर नहीं लगा सकते। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, जो निम्बकाचार थे, निम्बकाचार वो 11वीं सदी के थे। ठीक है, निम्बकाचार कब के थे, 11वीं सदी के आसपास, मतलब कि 12वीं सदी के थे, 1165 वगैरह में। ठीक है, 1165 के आसपास 12वीं सदी के थे, यानी 1165 के आसपास के थे निम्बकाचार। और जो संत कबीर थे, संत कबीर ये मोस्टली 14th सेंचुरी के थे, 14th सेंचुरी, यानी 1398 के आसपास के थे संत कबीर, 1398। और जो सरहिंदी थे, सरहिंदी ये 16th सेंचुरी के थे, 16th सेंचुरी मतलब 1564 के आसपास के थे। ठीक है, 1564। और अगर इनका भी एग्जैक्ट अगर मैं डेटा लिखूं संत निम्बकाचार्य का, तो निम्बकाचार्य जो थे वो 1165 के आसपास के थे। ठीक है, 1165। और कहां पर अकबर आता है, 1600। ठीक है, हाँ, तो ये दोनों कंटेम्परेरी नहीं हो सकते और ये दोनों भी कंटेम्परेरी नहीं हो सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नाइदर 2, नाइदर 1 नाइदर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 14 कहता है विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल कहता है महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द एबोलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंचर लेबर। महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल in the abolition of the system of indenture labor इंडेंचर लेबर के खिलाफ थे महात्मा गांधी, कहते थे कि इसको खत्म होना चाहिए। ये बात सही था। उसके बाद कहता है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस, महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रिजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर। दूसरा ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन जैसे गलत होता है हमें ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है। मान लो कि अगर पहला ऑप्शन के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता कि ये इंडेंचर लेबर क्या है, तो हम दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं और दूसरा ऑप्शन में हमें पता है कि महात्मा गांधी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियंस को रिक्रूट किया था, इसलिए उन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी, उन्हें उपाधि दी गई थी सार्जेंट की। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रिजोल्यूशन ऑन द रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर। तो भाई ये तो ऑप्शन गलत है, और जैसे दूसरा गलत होता है, 2 गलत होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाता है, 1 and 3 ओनली। 15 कहता है विद रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ कहता है पर्सन और इधर कहता है पोजीशन हेल्ड। कहता है सर तेज बहादुर सप्रू प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया लिबरेशन फेडरेशन के, तो सही थे। केसी नियोगी मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो सही बात है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। और पीसी जोशी जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये भी बात सही है, ऑप्शन 1, 2 and 3। 16 पर चलते हैं। 16 कहता है विथ रेफरेंस टू द मियां तानसेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो तानसेन वाज अ टाइटल गिवन टू हिम बाय द एम्परर अकबर। तो तानसेन टाइटल नहीं था, तानसेन नाम था, मियां टाइटल था। ठीक है, मियां। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यही करेक्ट नहीं है, बाकी सारी चीजें क्या है, करेक्ट है। तानसेन कंपोज्ड ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस, सही बात है। तानसेन कंपोज सॉन्ग ऑन हिज पैट्रॉन्स, सही है। तानसेन
इन्वेंटेड मेनी राग्स, ये भी बात सही है। और लेकिन इसमें सही क्या नहीं है कि तानसेन वाज अ टाइटल गिवन बाय हिम बाय द एम्परर अकबर, तो मियां की उपाधि दी गई थी तानसेन की। 17 कहते हैं Who among the following Mughal emperors shifted emphasis from illustrated manuscript to album and individual portrait, मतलब कि मुगल एम्परर में किसने सारी की सारी अपने जो दादा परदादा थे उनके बारे में एक पेंटिंग बनाया और उसे एक एल्बम का रूप दिया। तो पेंटिंग के फॉर्म में था कौन? जहांगीर। पेंटिंग के लिए फेमस था जहांगीर, जहांगीर, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है 18 Which one of the following national park lies completely in temperate alpine? अब temperate alpine जोन मतलब या तो हो सकता है जम्मू कश्मीर वाले एरिया में हो, या तो अपने सिक्किम वाले एरिया में हो, या अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में एकदम लास्ट में हो, ठीक है, यानी जहां पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती हो। इसमें कहता है मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क है क्या? और उसके बाद कहता है कि ये नामदफा नेशनल पार्क, नोरा वैली नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। तो ये है वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है। फूलों की घाटी कहाँ है? हमें देखने को मिलती है जम्मू कश्मीर वगैरह वाले एरिया में, ऊपर फूलों की घाटी। उत्तराखंड वगैरह वाले, मतलब कि उत्तराखंड में जाएगी तो जम्मू कश्मीर में नहीं, उत्तराखंड वाले एरिया में फूलों की घाटी देखने को मिलती है, उत्तराखंड में, नॉट जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो उत्तराखंड में है ये एकदम हाईएस्ट, वहां पर भी ठंडी वंडी पड़ती है बहुत जबरदस्त ऊपर साइड में। तो फ्लावर वैली या वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क वहां देखने को मिलता है, ठीक है, जम्मू साइड। 19 कहता है अटल इनोवेशन मिशन वॉज सेटअप बाय अंडर, एक किसका था? करंट अफेयर का टॉपिक था। तो अटल इनोवेशन मिशन जो सेटअप किया था वो नीति आयोग ने किया था। उसके बाद कहता है ऑन 21 जून सन, जो सूरज होता है 21 जून को कहाँ रहता है? तो 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा रात रहेगा और वहां ऊपर थोड़ा थोड़ा क्या होगा, आर्कटिक पर क्या रहेगा, थोड़ा थोड़ा मतलब कि दिन होगा, वो अपने क्षितिज से नीचे नहीं ढलेगा। वहां पर हमेशा 6 महीने क्या रहेगा, 6 महीने तक क्या रहेगा, दिन ही दिन रहेगा, 6 मंथ तक पूरा दिन रहता है। तो यहाँ पर अगर जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है तो क्या कह रहा है कि ऑन 21 जून द सन डज नॉट सेट बिलो द होरिजन एट द आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। और ऊपर एरिया क्या होता है? आर्कटिक सर्कल होता है, नीचे अंटार्कटिक सर्कल होता है। तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए सही है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कहता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट वर्ड डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ओल्ड वर्ल्ड, यानी बहुत पहले से ही इन प्लांटों के बारे में इंफॉर्मेशन थी, लेकिन बाद में आकर के नए समय में इनको लगाया जाना चालू हुआ। वो थे टोबैको, कोको और रबर, टोबैको, कोको और रबर, ठीक है, टोबैको, कोको और रबर। उसके बाद 22 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। दूसरा कहता है डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, वन हॉर्न राइनोसोरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। देखो भारत में खाली, भारत फेमस है एशियाटिक लायन, गिरनार जंगलों में, गुजरात के गिरनार के जंगलों में एशियाटिक लायन पाए जाते हैं, ये बात सही है। बाकी ये दोनों बात क्या है? गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कहता है फेमस प्लेसेस और रिवर, फेमस प्लेसेस और रिवर। कहता है पंढरपुर, पंढरपुर में है क्या? पंढरपुर में है ये पंढरपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। उसके बाद कहता है तिरुचिरापल्ली, कावेरी, हम्पी, मालप्रभा, और हम्पी है कर्नाटका में, ठीक है, हम्पी कहाँ है? कर्नाटका में, हम्पी कर्नाटका में है, पंढरपुर महाराष्ट्र में है। तो इसमें कह रहा है कि क्या पंढरपुर जो है वो चंद्रप्रभा रिवर के किनारे है या तिरुचिरापल्ली कावेरी रिवर के किनारे है क्या? तो इसमें देखो सिर्फ जो एक मैं कह रहा हूं, इसमें पहला ऑप्शन सही है, चंद्रप्रभा के किनारे है पंढरपुर, ठीक है, चंद्रप्रभा प्र से याद रखना पंढरपुर, चंद्रप्रभा प्र से पंढरपुर। और उसके बाद जो तिरुचिरापल्ली है, तिरुचिरापल्ली ये भी कावेरी नदी के किनारे है, ये बात सही है। लेकिन हम्पी जो है, हम्पी, ये हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है। हम्पी क्या है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो तीसरा गलत होता है, तीसरा गलत होने की वजह से हम्पी मालप्रभा नहीं, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा रिवर के किनारे है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। उसके बाद
24 कहता है इन अ गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन आर हायर इन सम स्टेट देन इन द अदर बिकॉज, तो स्टेट में पॉवर्टी वेरी करती है, क्यों? क्योंकि जो प्राइस होते हैं वो स्टेट में अलग अलग होते हैं। तो कहता है कि प्राइस लेवल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ऑप्शन बी पढ़ना, ऑप्शन बी सही है। प्राइस लेवल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है। 25 कहता है इन कंटेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ साइरस क्लाउड टाइनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इनटू द एटमॉस्फेयर। तो देख, हमने पढ़ा था प्रेसिपिटेशन में कि जब हमें आर्टिफिशियल रेन करवाना होता है तो हम उसमें क्या छिड़कते हैं? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड नहीं, ये सिल्वर आयोडाइड, AgI सिल्वर आयोडाइड। लेकिन यहाँ का है सल्फेट एरोसोल। तो सल्फेट एरोसोल है तो क्रिएटिंग आर्टिफिशियल रेन इन सम रीजन, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है, ये हो नहीं सकता। कहता है रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो ये भी नहीं हो सकता। रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द सोलर विंड, सोलर विंड के लिए तो भाई हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो ऐसे ही ताकतवर होता है, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। कहता है रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग, हाँ, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए सल्फेट एरोसोल का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है 26 कहता है इन सम कंटेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन्ड। तो पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन जो थे ये क्या थे? तो ये टेक्नोलॉजी थे। कौन सी टेक्नोलॉजी? तो अपना ये क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्शन टू रेयर अर्थ मेटल नहीं, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी नहीं, तो ये हाइड्रोजन नहीं, वाटर टू एनर्जी टेक्नोलॉजी, ठीक है। ऑटोमोबाइल में वाटर टू एनर्जी टेक्नोलॉजी, ये भी करंट से पूछा हुआ था इस वक्त। 27 कहता है, 27 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है? तो नेयार, पेपारास और ये जो सेंचुरी है, ठीक है, सेंडुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कलाकाड मुंडा पुराई टाइगर रिजर्व, ये सारी चीजें अगस्तमाला बायो रिजर्व में इंक्लूड होती है ना। बायो रिजर्व सबसे बड़ा कौन सा होता है? बायो रिजर्व। पहले होता है, एक होता है कि जिसे हम कहते हैं नेशनल पार्क होता है, दूसरा सेंचुरी होती है, तीसरा होता है बायो रिजर्व, है ना। तो बायो रिजर्व सबसे बड़ा होता है। तो बहुत सारी सेंचुरी आ जाती है, जैसे कि इसमें देख सेंचुरी है, ठीक है, कई सारे नेशनल पार्क आ जाएंगे इस बायो रिजर्व में, टाइगर रिजर्व आ जाएंगे, ठीक है। तो 27 का ए। 28 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम स्पीसीज ऑफ टर्टल आर हर्बीवरस। सम है तो हो सकती है, हर्बीवरस हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ऑल दिया होता तो गड़बड़ हो जाता, लेकिन सम है तो ठीक है। सम स्पीसीज ऑफ फिशेस आर हर्बीवरस, हो सकती है। सम स्पीसीज ऑफ मरीन मैमल्स आर हर्बीवरस, हो सकती है। सम स्पीसीज ऑफ स्नैक्स आर विपीवरस, पोरस, तो हो सकता है, सही, ठीक है। तो इसका हो जाए आंसर 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। 29 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरली फाउंड इन ब्लू फाइंड मसीर कावेरी रिवर में पाया जाता है क्या? इरावड्डी डॉल्फिन चंबल रिवर में पाया जाता है क्या? तो देख, इरावड्डी डॉल्फिन चंबल रिवर में नहीं, ये होता है चिल्का झील में, चिल्का लेक्स में, ठीक है, पाए जाते हैं। और जैसे ऑप्शन 2 गलत होता है, ये गलत, ये गलत, ये गलत और ऐसे हो जाता है। 30 कहता है why is there a great concern about the microbeads that are released into the environment? माइक्रोबीड्स क्या होते हैं? प्लास्टिक के छोटे छोटे, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम माइक्रोबीड्स कहते हैं। अगर ये पार्टिकल्स पानी वगैरह में मिल जाते हैं तो जो ओशियंस के मरीन लाइफ होती है उनको बहुत नुकसान करते हैं, इसके लिए बहुत कंसर्न का है। इसमें कहता है कि दे आर कंसिडर हार्मफुल फॉर मरीन इकोसिस्टम, ये ऑप्शन सही है, ठीक है, कंसिडर हार्मफुल फॉर द मरीन इकोसिस्टम। 31 कहता है रिसेंटली देयर वाज अ ग्रोइंग अवेयरनेस इन आवर कंट्री अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयन नेटल, ठीक है, हिमालयन नेटल के बारे में जो है अवेयरनेस चल रहा था, तो ये करंट का टॉपिक था। तो ये किसके लिए था? बिकॉज इट इज फाउंड टू बी द सब्सटेंशियल सोर्स ऑफ, तो ये था टेक्सटाइल फाइबर। उसके बाद
25 क्या है, फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन मेजरमेंट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट इमेजर या रिमोट सेंसिंग डेटा आर यूज। रिमोट सेंसिंग डेटा बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। क्लोरोफिली कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ द स्पेसिफिक लोकेशन हो सकता है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम द राइस पैडी ऑफ द स्पेसिफिक लोकेशन हो सकता है, लैंड सरफेस टेम्परेचर्स ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन हो सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3। उसके बाद 33 कहता है कंसिडर फॉलोइंग स्टेट्स, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। और कहता है विथ रेफरेंस टू द स्टेट मेंशन्ड अबव द टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू द टोटल एरिया ऑफ स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, A to Z के ऑर्डर में हमें सजाना है। तो इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या है, आंसर है सी। करंट से पूछा गया था उस वक्त में कितना फॉरेस्ट कवर था, कहाँ कहाँ पे। ठीक है, तो पहले नंबर 1 पर रहेगा तुम्हारा तीसरा यानी कि महाराष्ट्र, उसके बाद नंबर 2 पर मध्य प्रदेश था, और फिर जो ये नंबर 4 पर था तो उड़ीसा, और नंबर 1 पर था, मतलब कि ऐसे 3 2 1 4 ऐसे अगर हम देखेंगे इसके हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद उड़ीसा में, और फिर छत्तीसगढ़ में सबसे कम। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमको सजाना है। तो उसके बाद कहता है 34 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डिपोजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट। मीथेन हाइड्रेट कहता है ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर रिलीज इन द मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपोजिट्स, हो सकता है, सही बात है। ठीक है, लार्ज डिपोजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन द एरोटिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर, ये भी बात सही है। तीसरा कहता है कि मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड और 2। मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज, ठीक है, मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड और 2। एक डिकेड या 2 डिकेड में उसे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सकता है, मीथेन ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3। फिर कहता है 35 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, विच ऑफ द अबव आर रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ बायोमास। तो जलाने से कौन कौन सी चीजें निकलती हैं, तो देख मीथेन जो होता है, मीथेन नहीं निकलता है। मीथेन क्या होता है, मीथेन तेरा सड़े गले चीजों से निकलता है, मार्सी लैंड से निकलता है। ठीक है, जैसे नेचुरल गैस कहा जाता है, तो मीथेन नहीं निकलता है, और बाकी सारी की सारी चीजें निकल सकती है। जैसे दूसरा गड़बड़ होता है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है, 1 on 4 ओनली। 36 पर आते हैं। 36 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, सी दिया है और बॉर्डरिंग कंट्री दिया है। कहता है एड्रियाटिक सी, तो एड्रियाटिक सी अल्बानिया से लगता है, सही बात है। ब्लैक सी से क्रोएशिया लगता है, नहीं, एड्रियाटिक सी से ही क्रोएशिया लगता है। ब्लैक सी से टर्की वगैरह लग जाते हैं, तो ब्लैक सी ये दूसरा गलत है। और जैसे ही दूसरा गलत होता है, हमको देखते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाता है, बी 1 3 and 4 1 3 and 4। उसके बाद ठीक है, सारे के सारे समुद्र और उनसे रिलेटेड आसपास के जितने भी कंट्री थे सब पढ़ा दिया हूँ मैं वर्ल्ड मैप में। ठीक है, वर्ल्ड मैप। उसके बाद कहते हैं अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन लास्ट 5 ईयर। तो राइस का एक्सपोर्टर कौन रहा, करंट के था 2019 के करंट अफेयर से, तो इंडिया था राइस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रहा था लास्ट 5 ईयर। 38 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, ग्लेशियर है और रिवर है। कहता है बंदरपूछ से यमुना, बारासिंगरी से चेनाब, मिलाप से मंदाकिनी, सियाचिन से नुब्रा और जेमू से मानस। ठीक है, तो सियाचिन से नुब्रा निकलती है, ये बात तो हमको सही है। ठीक है, ये बात हमको सही है। जैसे चौथा सही होता है तो ये गलत हो जाता है और ये गलत हो जाता है। अब बचता है कि ए और बी में। ठीक है, ए और बी में। तो और क्या है, जैसे पांचवा ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो जाएगा, पांचवा होगा नहीं, और दूसरा भी नहीं होगा, क्योंकि पांचवा एलिमिनेट होने की वजह से दूसरा एलिमिनेट हो जाता है, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं, मतलब ऐसे ये खत्म नहीं होगा। हम देखते हैं पहले कि दूसरा कहता है बारासिंगरी से चेनाब, चेनाब चेनाब रिवर बारासिंगरी से निकलता है, तो हाँ ये बात सही है, चेनाब निकलता है। बंदरपूछ से यमुना भी निकलती है, बंदरपूछ से, और ये मिलाप से मंदाकिनी नहीं निकलती है। हाँ, मिलाप से मंदाकिनी नहीं निकलती है। बाकी 1 2 and 4 सही है, मतलब इसमें तीसरा ऑप्शन है क्या है, तीसरा गलत है।
ठीक है, इसमें तीसरा ऑप्शन गलत हो जाता है, तीसरा ऑप्शन गलत है और तीसरा गलत होता है तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं 39 पे कहते हैं इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बन फ्यूल मिथाइल पैराथियोन और फोरेट एंड ट्राइजोफोज is viewed with appearance to these chemical are used। इतने खतरनाक नाम होते हैं, किसी पर स्प्रे कर दोगे तो मर जाएगा, ये पेस्टिसाइड्स होते हैं इन एग्रीकल्चर। एंड द 40वां क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द इंडियन टेरिटरी। तो सभी को नहीं, ऑप्शन 1 गलत हो जाता है और 1 गलत होता है तो ये गलत होता है, बचता है बी और सी। जो कहता है वेटलैंड ऑफ कन्वेंशन the wetlands rule 2010 were framed by the government of India based on the recommendation of the Ramsar Convention। तो ये बात सही है, ठीक है। और तीसरा कहता है the wetlands rule 2010 also encompasses the drainage area और catchment region of the wetlands as determined by the authority। ये भी बात सही है, तो आंसर इसका क्या जाएगा 2 और 3। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी आप लोग दूसरे लेक्चर में, आगे के जो क्वेश्चन है दूसरे लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके।